हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज। आपको पीछे दिख गया होगा, आज से हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं भाई, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है भाई। अगर आप रिसर्च पर्पज से देखो या फिर आगे आप मास्टर डिग्री में जाओगे या फिर किसी भी अदर फील्ड में जाओगे जहां पर आपका एंट्रांस एग्जाम होता है, पर उस एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखने वाला जो पेपर होता है, जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, वो इसी पेपर से आते हैं, जो कि आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर सिलेबस दिया गया है। सर बीएससी फोर्थ सेम में केमिस्ट्री की शुरुआत आज हम करते हैं। पहले तो हमें जानना यह जरूरी है कि सर इसमें कौन कौन से टॉपिक यानी कौन कौन सी यूनिट आपको दे रखी है। जैसे आपने भाई एनईपी बेस फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो, सब में हमने देखा था केमिस्ट्री की 8-8 यूनिट दे रखी थी। सर बीएससी के फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको केमिस्ट्री की 8 यूनिट यहां पर दे रखे हैं। सर वो 8 यूनिट कौन सी है, पहले तो उनका नाम समझ लेते हैं, फिर उनको एक एक करके सबको स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर का नाम क्या है आपका। पेपर का नाम है सर क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, जिसमें आपकी 8 यूनिट ये हमारी दे रखी है। पहली यूनिट है हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो यूनिट है आपकी पहली, ये आपको बहुत ही फेमिलियर यूनिट लगेगी, क्योंकि ये बहुत आसान वाले टॉपिक है जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। क्लास 11-12 से भी थोड़ी सी मैच करेगी। कुछ टॉपिक्स नहीं करेंगे तो वो जो भी है हम ऐड करेंगे उसमें ना। तो भाई पहली यूनिट हमारी बहुत आसान रहने वाली है। दूसरी एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहां पर हमें बहुत सारे मैथमेटिकल पोर्शंस यहां पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है भाई। फिर उसके बाद यूनिट 4 में अगर हम देखेंगे तो वहां पर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखेगी। अगर आप यूनिट 5 की बात करेंगे तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की कहते हैं भाई, वो हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। अगर यूनिट नंबर 7 की बात करें तो द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का, दैट इज एनएमआर, और उसमें भी स्पेशली पूछा है आपसे 1H एनएमआर यानी कि हाइड्रोजन एनएमआर, जिसको हम पीएमआर भी कहते हैं, यानी कि प्रोटॉन एनएमआर भी कहा जाता है। सर ये हमें यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है। अगर यूनिट 7 की कहें, अगर हम यूनिट नंबर 7 की बात करें तो वहां पर हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोमेट्री। भाई मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी इसमें दे रखी है। मास एक्चुअल में स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होती है, स्पेक्ट्रोमेट्री होती है। ये क्यों इसको स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, इनका रीजन और इनके अंदर आने वाली सारी चीजें जानने वाले हैं। उसके बाद द लास्ट यूनिट इज सेपरेशन टेक्निक्स। इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी जाती हैं, तो उनको कैसे हम सेपरेट करेंगे। बहुत सारे हमारे पास टेक्निक्स होती है ना, तो उन्हीं सभी टेक्निक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो भाई ये है हमारा सिलेबस बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का, जो हमने फिलहाल जान लिया। 8 यूनिट हमें दे रखे हैं। हम 1 बाय 1 प्रत्येक को एक एक यूनिट उठाएंगे और कंप्लीट करने वाले हैं। भाई अभी तो बहुत सारा टाइम है एग्जाम के लिए, अभी हम दिसंबर में स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमें 8 यूनिट करने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम आराम से करेंगे सबको, है ना। चलिए फिर आपका बस काम एक है भाई, आपको काम क्या करना है भाई, जहां मैं जैसे जैसे आपको यूनिट पढ़ाता जाऊं, आगे कराता जाऊं, आपका सिलेबस कराता जाऊं, बस आपको एक काम करना है, जो है सबको लेक्चर्स को शेयर करने भाई। जो लेक्चर्स हैं इनको जहां हो सकता है, जितने हो सकता है उनको शेयर करना। जो भी पढ़ने वाले आपको मिले, जो भी ग्रेजुएशन पर पढ़ने वाले, अच्छा जो पीजी में पढ़ रहे हैं, मतलब जो एमएससी केमिस्ट्री करने वाले, उनके लिए ये वाला सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पीजी में बिल्कुल यही सिलेबस दे रखा है, तो वो भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है। बाकी जो अगर एंट्रांस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंट्रांस देने वाले, सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हो, या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करो, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का किसी का एग्जाम देने वाले हो, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके आगे ऊपर अगर आप जाओगे, मान लो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, या फिर गेट के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, या नेट के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, तो वहां पर ये वाला टॉपिक मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा सेमेस्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, सबको 1 बाय 1। पहली यूनिट का नाम है सर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, सर एटम का स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो भाई मैंने यहां पर लिख रखा है कि इस पूरी यूनिट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जो भी टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर आएंगे यूनिट 1 में, उन सभी को हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि सर यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। यूनिट 1 का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे सर डी ब्रॉगली मैटर वेग,
भाई डी ब्रॉगली मैटर वेव क्या होती है, जो मैटर है आपका वेव नेचर में होता है या पार्टिकल नेचर में होता है, तो उनका जो डी ब्रॉगली मैटर वेव है वो हमें पढ़ना है। दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपको क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स नजर आ रहे होंगे जो बहुत आसान से है भाई। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको हम हिंदी में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है, वो भी हमें पढ़ना है सर इसमें। ठीक है, और क्या पढ़ना है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सर कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं? एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, इनकी शेप कौन सी होती है सब कुछ जानने वाले, इनके अंदर नोड्स कितने पाए जाते हैं वो भी जानने वाले, रेडियल नोड क्या है, एंगुलर नोड क्या है, सब कुछ जानने वाले हैं। और बताइए सर और क्या जानने वाले हैं? और जानने वाले हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, भाई जिसकी शुरुआत ही बहुत ज्यादा है। अगर ये नहीं पढ़ी तो मतलब आगे की यूनिट्स आपको समझ में नहीं आनी, क्वांटम मैकेनिक्स आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते अगर आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं समझ में आया तो। वो हमें इसी यूनिट में करना है। इसके बाद सिग्निफिकेंस पढ़ना है साई एंड साई स्क्वायर का। भाई जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जान जाएंगे तो साई क्या होता है ये भी जान लेंगे, साई स्क्वायर क्या होता है ये भी जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वांटम नंबर्स, ये आपने पढ़ रखे हैं भाई, आपने पढ़ रखे हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, इनका क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे इनको निकाला जाता है, इनकी अप्रोच क्या होती है, वो अगले वाली यूनिट में हम जानने वाले हैं। फिलहाल यहां पर हम क्वांटम नंबर्स को डायरेक्टली ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ, उससे थोड़ी सी चीजें बढ़ाकर। ठीक है, उसके बाद रेडियल नोड क्या होते हैं या फिर एंगुलर नोड क्या होता है ये भी जानना है। उनका रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है, एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है ये भी जानना है। और साथ ही साथ जानना भाई पीडीसी मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व भी जानने हैं। ठीक है, और क्या जानना है सर? और हमें इसके अंदर पढ़ना है शेप्स ऑफ एसपीडी, भाई एस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, पी की क्या होगी, डी की क्या होगी, ये भी जानना है। इसके बाद ऑफो प्रिंसिपल पढ़ना है सर, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये भी पढ़ना है, और द लास्ट वन इज हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल। बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक है, इनको हमको पढ़ना है भाई वन बाय वन करके सारे। अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं सर, आज की क्लास में डी ब्रॉगली इक्वेशन मैटर वेव पढ़ना स्टार्ट करें? नहीं, आज हम डी ब्रॉगली मैटर वेव नहीं पढ़ रहे। फिलहाल हम आपको बहुत सिंपल सी चीज है जो इस केमिस्ट्री को पढ़ने का बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक जाएंगे। तो फिलहाल हम जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। सर किस चीज का इंट्रोडक्शन जानेंगे? आज हम जानेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब एटम की बात करें, तो एटम हमारा क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है? सर बचपन में हमसे पूछा जाता है एटम किससे मिलकर बना है, हम कहते हैं सर तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? सर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तीन चीजें बताई नहीं, बहुत छोटी क्लासेस से जानते हैं सर कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सर तीन चीजों से मिलकर बना। अच्छा, वो तीनों चीज कहां पाई जाती है, वो तीनों चीज आपकी पाई कहां जाती है, जरा हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल जान लीजिए सर, बिल्कुल जान लीजिए। जब हम एटम की बात करेंगे, जब हम एटम की बात करते हैं तो भाई एटम को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सर दो पार्ट कौन कौन से होते हैं भाई? पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या कहेंगे भाई? न्यूक्लियस। बहुत सिंपल सी चीजें जानने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से जानने वाला है सर। जो भी एटम है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। हम क्या बोलेंगे इसको? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का मतलब क्या है? जो न्यूक्लियस के अलावा जो भी बचता है हम उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहेंगे। सर क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा आई डोंट नो, लेकिन जो भी बचेगा हम उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहेंगे। सर बताइए दो क्या बचेगा, है ना? चलो बता देते भाई। पहला तो न्यूक्लियस होगा, दूसरा हमारा हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अच्छा एक काम करते हैं, न्यूक्लियस को मैं कुछ इस तरह से दिखाता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास में हो गया, ये इस तरह से मेरे पास क्या है? न्यूक्लियस। अब इसके चारों और जो भी चीज होगी वो हो गई हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अच्छा पहले तो न्यूक्लियस की पूरी बात कर लो सर। न्यूक्लियस में एक्चुअल में दो लोग रहते हैं भाई। हमने क्या कहा? हमने कहा सर एटम जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस खुद दो लोगों को साथ में लेके रहता है, बाकी जो एक बंदा है वो न्यूक्लियस से बाहर रहेगा। आप लोगों में से कुछ लोग समझ गए होंगे, जो समझदार हैं पहले से भी, क्या समझ गए होंगे कि बाहर कौन रहता है, अंदर कौन रहता है ये भी पता चल गया होगा। भाई अंदर दो लोग रहते हैं, पहला रहता है प्रोटॉन, पहला रहता है प्रोटॉन जिसको हम P+ से दिखाते हैं, और दूसरा जो बंदा अंदर रहता है उसका नाम है न्यूट्रॉन। क्या नाम है भाई? न्यूट्रॉन नाम है।
और उसको हम N0 से दिखाते हैं। सर इसका मतलब क्या है, P प्लस क्यों दिखाया जा रहा है, न्यूट्रॉन को N0 से क्यों दिखाया जा रहा है, N0 से क्यों जा रहा है, इसका रीजन क्या है जान लेते हैं। फिलहाल अभी जान लेते हैं भाई, इसका रीजन ये होता है, इसका रीजन ये होता है। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन ना आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। सर कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं सर जो प्रोटॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। हाँ होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पी के ऊपर पॉजिटिव लगा दिया। सर न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए इसके ऊपर 0 लगा दिया, मतलब देयर इज नो चार्ज। ठीक है सर, चार्ज होता है, ठीक, कितना होता है सर एक प्रोटॉन पर? अगर हम बात करें एक प्रोटॉन पर, तो एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम जान लेते हैं भाई, क्या होता है एक प्रोटॉन पर चार्ज? एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितना हो जाएगा भाई? भाई इसका जो चार्ज है वो हो जाएगा अपना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज इसका हो जाता है। पहली बात समझ में आई। सर चार्ज को कूलम के साथ साथ ESU में भी पढ़ा जाता है, बिल्कुल पढ़ा जाता है। सर अगर हम बात करें 1 प्रोटॉन का जो चार्ज है वो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU इलेक्ट्रॉन स्पिन यूनिट, ये भी सर एक प्रोटॉन का चार्ज होता है, बस चीजें थोड़ी सी फर्क रहती है। मतलब क्या है सर, एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना है? अगर आपसे पूछा जाए कूलम में कितना चार्ज है, सर 1.6 इंटू 10 -19 कूलम होता है। और ESU में कितना होता है? ESU में सर 4.8 इंटू 10 ESU चार्ज होता है। और सर न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं, वो तो न्यूट्रल है ना, बिल्कुल है। सर अगर इस न्यूक्लियस की बात करें, अगर हम इस न्यूक्लियस की बात करें तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा हमें? अगर इस न्यूक्लियस की बात करें तो इस न्यूक्लियस के अंदर में 2 चीजें मिलती हैं, एक मिलेगा प्रोटॉन और दूसरा मिलेगा अपन को न्यूट्रॉन। डन? ठीक है सर, ये तो हो गई न्यूक्लियस की बात। सर 2 पोर्शन थे ना, न्यूक्लियस हो गए। दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सर इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जब आप चाहोगे तो यहां पर देखोगे कौन कौन सी चीज मिलने वाली है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में सबसे पहले आपको देखेगा सेल्स। क्या देखेगा? सेल्स, जिसको आप ऑर्बिट भी कहेंगे, जिसको आप क्या कहेंगे? ऑर्बिट भी कहते हैं। सेल, सर सेल क्या होते हैं? बहुत सारे सेल दिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक सेल हो गई, क्या सामने लगा? ये एक सेल हो गई, ठीक है। ये दूसरी सेल हो गई, ठीक है। ये तीसरी सेल हो गई, ठीक है। ये चौथी सेल हो गई, ठीक है। इस तरह से कितनी सेल हो सकती है सर? कितनी भी हो सकते हैं। इनफिनाइट हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। सेल कितनी भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो भी एटम है उसका साइज कितना है, कौन सा एटम है। सर हमारे पास पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एटम्स होते हैं। सर सब में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग, प्रोटॉन अलग अलग, उनका साइज भी अलग अलग होता है। तो जितना बड़ा साइज होगा उसमें उतनी ज्यादा सेल्स होंगे। फिलहाल के लिए ये जान लीजिए, ठीक है सर। अभी हम क्या जानने वाले हैं इसमें? सर सेल जो होती है ना वो कितनी हो सकती, कितनी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये है पहली सेल n=1, यह सर दूसरी सेल n=2, यह है तीसरी सेल n=3, यह है चौथी सेल n=4, डॉट डॉट डॉट। सर इस तरह से बढ़ती चली जाएंगी, बिल्कुल बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है सर। अच्छा सेल को ना, सेल को किसी न किसी चीज से दिखाया जाता है। किससे दिखाते हैं सर? इनको दिखाते हैं KLMNO डॉट 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 कुछ भी। सर जो पहली सेल है हम इसको बोलते हैं K, दूसरी L, तीसरी M, फिर N, फिर O। इस तरह से आपको बढ़ती हुई चली जाएंगी। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, क्योंकि हम अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हैं भाई 4th सेमेस्टर का बिल्कुल बेसिक फंडा बनाने की कोशिश करना, ताकि हमें आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं डायरेक्टली बताना चालू कर दूं जो भी सिलेबस हम उसके साथ साथ सीधे पढ़ने चले जाए, हमें अगर चीजें पहले की आती होंगी तो हम रिकवर कर पाएंगे, वरना रिकॉल ही नहीं कर पाते फिर दिक्कत हो जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें कोई चीज छोड़नी नहीं ना, बिल्कुल हमें बेसिक से लेकर चलना, अपन लेवल तक सीधे जाएंगे। ठीक है सर, सेल्स के बारे में पता चल गया। अच्छा सेल के अंदर आप जाओगे ना, अगर आप सेल के अंदर जाते हो तो इसके अंदर एक और चीज मिलती है जिसको हम बोलते हैं सब सेल। सर इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा? आपने कहा 3 चीजें मिलती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। सर प्रोटॉन मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया, कहां मिल गया? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन किधर गया? अभी मिलेगा इलेक्ट्रॉन, अभी मिलेगा। चलिए चलते हैं हम सब सेल में पहुंचे। भी सब सेल की अगर हम बात करें तो सब सेल का नाम होता है जैसे S,
P, D, F, इनको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, इनकी शेप क्या होती है, इनके अंदर ऑर्बिटल्स कितनी होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने लगने वाले, सब कुछ पढ़ने वाला है इनके बारे में। तो सर ये सब सेल होती है, कहां मिलेंगी सब सेल? ये इन सेल के अंदर ही मिलेंगी, सेल के अंदर मिलेंगी। सर सेल के अंदर कितनी मिलेंगी? जितने नंबर की सेल उसमें उतनी ही सब सेल। जैसे मान लीजिए पहली सेल है तो इसमें एक ही सब सेल होगी जिसका नाम होगा 1s। सर अगर सेल नंबर 2 है तो उसमें कितनी सब सेल मिलेंगी? 2, 2s, 2p। ठीक है सर, तीसरी सेल में 3 सब सेल मिलेंगी, 3s, 3p, 3d। ओके सर, चौथे में 4 मिलने वाली, 4s, 4p, 4d, 4f। पांचवें में कितनी मिलने वाली भी? हो नहीं तो 5 चाहिए, लेकिन 5 फिलहाल के लिए अभी इतना बड़ा कोई एटम आया नहीं जिसमें आपको 5 सबसेल देखने को मिले। तो यही इसके बाद अगर आप देखो तो यही 4 आपको देखते हुए मिलती हैं। ठीक है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, यह बहुत आसान सी टॉपिक था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये सबसेल की बात होगी। अब अगर आप जाओगे सबसेल के अंदर, अगर आप जाओगे कहां? सबसेल के अंदर, तो भाई सबसेल के अंदर भी कोई ना कोई चीज रहती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। सर ये तो पहले भी था, नहीं, ऑर्बिट इज ए डिफरेंट वर्ड एंड ऑर्बिटल इज ए डिफरेंट वर्ड। भाई दोनों वर्ड्स हमारे डिफरेंट है। ऑर्बिट मींस सेल, ऑर्बिटल्स विच इज फाउंड इन ए सबसेल, जो सबसेल के अंदर पाए जाते हैं उनको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है एटम के अंदर, उससे हम कहते हैं भाई ऑर्बिटल। सर ऑर्बिटल को s, px, py, pz, dxy, dyz इन सबसे दिखाते हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपका s ऑर्बिटल होती है, या px होता है, या py होता है, या pz होता है, डॉट 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 इस तरह से दिखाया जाता है। सर अगर हम बात करें इस ऑर्बिटल के अंदर, इस ऑर्बिटल के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा? मिल गया बस। जब आप इन ऑर्बिटल के अंदर जाओगे तो यहां पर आपको नजर आएगा इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या नजर आएगा भाई? इलेक्ट्रॉन, जिसको आप ई से या ई नेगेटिव से दिखाते हैं। जिसको आप कैसे दिखाएंगे? या तो ई से दिखाएंगे या फिर आप ई नेगेटिव से दिखाएंगे। ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। क्यों सर नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं इसमें? क्योंकि ये हमारा कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। सर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे आपने यहां पर बताया एक प्रोटॉन पे इतना कूलम का चार्ज होता है। सर इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? अगर हम यहां बात करें चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। लेकिन वो जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज आपका किस में होगा? माइनस में। सर जितना चार्ज प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, बस वो चार्ज किस में होता है? वो चार्ज आपका होगा कैसा? नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU में होगा भाई। किसमें होगा? ESU में ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आपको ये दोनों वैल्यू आपको समझ में आई होंगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर से समझ लो भाई, एटम का बायोडाटा ऊपरी स्ट्रक्चर हमने जान लिया है क्या होता है। एटम क्या होता है? सर एटम ना एक गोला मान के चलो, एक गोला होता है और उस गोले के अंदर एक छोटा गोला होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और दूसरा पाया जाता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, चार्ज इतना होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ये होता है। जब आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाएंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस के चारों ओर सेल, सेल में सब सेल में ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन। जैसे बोला जाए देश, देश में प्रदेश, प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में हम, मतलब इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये इस टाइप का हमारा क्लासिफिकेशन होता है किसी भी एटम का। अभी इसके बाद एक चीज और जान लो भाई, जो किसी भी एटम का जो मास होता है ना, किसी भी एटम का जो मास होता है मैक्सिमम जो होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का कोई चार्ज मास नहीं होता। रीजन क्या है? देखो इसके बारे में मैंने एक चार्ट बना रखा है, इसको समझ लीजिए। पार्टिकल्स हमारे 3 मिलते हैं एटम में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज +1। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है भाई? +1 होता है। ठीक है, मतलब इस पे +1 चार्ज होगा एक प्रोटॉन पे। न्यूट्रॉन का चार्ज 0,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, जितना प्रोटॉन पे उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर अगर मास की बात करें ना, मास की बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं सर मास की, तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत मामूली सा फर्क होता है जिसको हम इक्वली मानते हैं बिल्कुल। प्रोटॉन का जो मास होता है 1.6727 इंटू 10⁻24 ग्राम में, 1.6750 इंटू 10⁻27 ग्राम में, सॉरी 24 ग्राम में। तो ये आपकी वैल्यू ग्राम में है जो बिल्कुल सिमिलर है, तो हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मानते हैं भाई, सेम वैल्यू, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बिल्कुल इक्वल होता है। अगर ग्राम में करेंगे तो वैल्यू 24 है, अगर आप इसको केजी में चेंज करना चाहोगे तो केजी में -27 हो जाना है। सर इसके अलावा एटॉमिक मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो -1 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, और अगर केजी में बात करें तो -31 केजी, इतना ग्राम आपका क्या होता है, सॉरी केजी वजन होता है हमारा किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो कि बहुत नेग्लेक्टेड है। एक चीज सोचो भाई, 9 के आगे आप 30 जीरो लगा दो, फिर जाके एक पॉइंट लगाओ, तो ये वैल्यू है बहुत कम हो जाएगी, बहुत ही नेग्लिजिबल रहेगी। इतना मास हमारे एक इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर आप एएमयू की टर्म में भी देखें तो आपको देखो, अगर हम प्रोटॉन की बात करें मास इतना है, न्यूट्रॉन की बात करें मास इतना है, इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों के कंपैरेटिवली क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में नेग्लिजिबल मास कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी एटम के मास में। जो आपके प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, यही आपका किसी भी एटम का टोटल मास बताते हैं। चलिए भाई, आज हमें केवल इतना ही जानना था। फिलहाल हमने जाना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमारी पहली यूनिट है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट। कल से हम पर डे शाम को 8 बजे 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स करते हुए मिलेंगे, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हम कंटिन्यू करते जाएंगे, और आपको बस एक ही काम करना है कि लेक्चर्स को शेयर करना है, जहां हो सकता है वहां, मतलब जितना हो सकता है उतना, है ना, इतना तो कर ही सकते हो। बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि हर जगह एनईपी बेस्ड सिलेबस आपका है, जो कि आपका सिलेबस मैच करेगा। अगर नहीं भी करता है तो आप चैनल पे जा सकते हैं और वहां से देख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको वहां मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नई टॉपिक, एक नई यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।